इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर ऑपरेशन काल नेमी में सख्त कार्रवाई की गई है। 3 जिलों में 4,802 लोगों का सत्यापन किया गया है। 724 मुकदमे इसके तहत दर्ज किए गए हैं और 511 गिरफ्तारियां हुई हैं। अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। 10 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया गया है। 9 बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पाखंड और ठगी पर यह निर्णायक प्रहार है। उनकी सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। अवैध ढंग से रह रहे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक 10 बांग्लादेशियों को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका है। 9 बांग्लादेशियों पर कार्रवाई जारी है। 19 बांग्लादेशियों को अभी तक चिन्हित किया गया है ऑपरेशन कालनेमी के तहत, जिसमें से 10 को डिपोर्ट कर दिया गया है। 9 के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार पाखंड और ठगी पर निर्णायक प्रहार कर रही है। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा 3 जिलों में ऑपरेशन कालनेमी के जरिए 4,802 लोगों का अब तक सत्यापन किया जा चुका है और 724 मुकदमे अब तक दर्ज हुए हैं। 511 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इसी दौरान अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 10 को डिपोर्ट कर दिया गया है। 9 के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनके खिलाफ जांच की जा रही है। 10 को डिपोर्ट किया गया है। 9 बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यह किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता। और अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी से जुड़ी हुई है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आज होने वाली है और इस बैठक में जो नया कानून बना है, विकसित भारत जी राम जी का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और इसी को लेकर यह बैठक है। और इस बैठक में विरोध के स्वरूप को लेकर चर्चा की जाएगी। क्या रोड मैप होगा विरोध का, किस तरह से सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस चाहती है कि ऐसा दबाव बनाया जाए जिससे इसको वापस लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज करा रही है। कांग्रेस की सरकार के दौरान पहले नरेगा और उसका नाम बदलकर बाद में मनरेगा कर दिया गया था और उसे अब खत्म कर दिया गया है नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा और उसकी जगह पर वीबीजी राम जी का बिल संसद में पेश किया गया, दोनों सदनों में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अब यह कानून बन गया है और इसी का विरोध कांग्रेस कर रही है और इसको लेकर देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी है, जिसका रोड मैप उम्मीद ये की जा रही है कि आज की जो वर्किंग कमेटी की बैठक है कांग्रेस में, इसमें तैयार किया जाएगा। क्या रूपरेखा होगी ये तैयार किया जाएगा। संगठनात्मक मुद्दों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी इस वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। मुख्य तौर पर नया कानून वीबीजी राम जी को लेकर चर्चा होगी, इसके विरोध को लेकर, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि इसका विरोध हो और देशव्यापी आंदोलन इसके खिलाफ किया जाए। कांग्रेस इसे जन विरोधी और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रही है। पार्टी नेतृत्व इस कानून की सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक प्रभावों को लेकर मंथन भी करेगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय कर सकती है। बैठक में आंदोलन की रणनीति, जन जागरण कार्यक्रम और राज्यों में समन्वय पर भी निर्णय
लिए जाने की संभावना है। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज से एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। एसआईआर का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। प्रशासन इसके लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है उसका दूसरा चरण आज से शुरू होगा और एसआईआर के दूसरे चरण से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से प्रक्रिया इसकी तेज होगी। पश्चिम बंगाल में आज से एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इस चरण में मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अद्यतन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा घर घर सत्यापन, नए मतदाताओं का पंजीकरण, नामों में सुधार और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी और संबंधित कर्मी इस कार्य में सक्रिय रहेंगे। नागरिकों से यह अपील की गई है कि वे समय पर अपने दस्तावेजों की जांच करें और इसमें वो सहयोग दें ताकि मतदाता सूची पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाई जा सके। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और इस क्रम में अपील की गई है सभी मतदाताओं से कि वो लोग इसमें प्रशासन को, चुनाव आयोग को सहयोग करें। जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों की जांच जो की जा रही है उसमें वो प्रशासन को, चुनाव आयोग को सहयोग प्रदान करें। और खबर उत्तराखंड से। ऋषिकेश एम्स में विनय त्यागी की मौत के मामले से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस कस्टडी में त्यागी पर हमला हुआ था और इस हमले में घायल विनय त्यागी की मौत हो गई है। 24 दिसंबर की रात एम्स में उसे भर्ती कराया गया था। आज सुबह 7 बजे विनय त्यागी की मौत हुई है। विनय त्यागी आईसीयू में वेंटिलेटर पर था। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान उस पर हमला हुआ था। लक्सर क्षेत्र में बदमाशों ने फायरिंग की थी। विनय त्यागी गंभीर रूप से घायल हुआ। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और जहां पर आज सुबह उसकी मौत हो गई। विनय पर पहले से ही गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे और इसी क्रम में वो गिरफ्तार किया गया था और पेशी के लिए उसे ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उस पर हमला किया गया और हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुआ। एम्स ऋषिकेश में उसे भर्ती कराया गया। आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई है। और खबर पाकिस्तान से, जहां पर पीटीआई ने बड़ा आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। इमरान खान जेल में हैं, उनके खिलाफ सजा का ऐलान हुआ है और 17 साल इमरान खान और उनकी पत्नी तोशाखाना मामले में दोषी करार देने के बाद उन सजा का ऐलान हुआ है और उसके बाद से एक बार फिर से नाराजगी सामने आई है पीटीआई के कार्यकर्ताओं में। पीटीआई जो कि इमरान खान की पार्टी है और इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता अब इमरान की रिहाई के लिए बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। लाहौर में प्रदर्शन भी किया है। सीएम सोहेल अफरीदी लाहौर में जो प्रदर्शन होने वाला है आगे उसकी कमान संभालेंगे, नेतृत्व करेंगे। पीटीआई का यह दावा है कि 1000 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इमरान खान के लिए अब आर पार की जंग तेज हो गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और साथ ही लाहौर शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदर्शन से पहले ही राजनीतिक तनाव बढ़ गया है तो इमरान खान की रिहाई के लिए उनके समर्थक, उनके पार्टी के कार्यकर्ता अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लाहौर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये भी पीटीआई के द्वारा दावा किया गया है कि इस ऐलान के साथ ही करीब 1000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर कानपुर से है। कानपुर के गजनेर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी देशराज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है और इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही पॉक्सो एक्ट और बीएनएस के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मुठभेड़ के संबंध में एक नया मामला भी दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे महिला अपराध विरोधी अभियान के तहत की गई है। दिनांक 24/12/25 को थाना गंजेर स्थित एक ग्राम के व्यक्ति ने सूचना दिया कि मेरी नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया है, जिससे वो गर्भवती हो गई है। इस संबंध में उसके तहरीर के आधार पर थाना गंजेर में अपराध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही थी। जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मनेथु ग्राम स्थित नहर पुलिया के पास खंडहर में मौजूद है। पुलिस टीम द्वारा जब उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी फायर पुलिस पार्टी द्वारा भी किया गया, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त घायल देशराज को वास्ते इलाज हेतु सीएससी गंजेर भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में नए साल के पहले कान्हा की नगरी वृंदावन भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रही है। बांके बिहारी मंदिर, निधि वन और अन्य प्रमुख जो देवालय हैं, वहां पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर की ओर जाने वाली गलियों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और इससे कई मार्गों पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। प्रशासन के मुताबिक आगामी दिनों में करीब 10 लाख श्रद्धालु वृंदावन पहुंच सकते हैं और इस भारी भीड़ को देखते हुए 2 जनवरी तक बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग और ई रिक्शा की व्यवस्था भी की गई है। बड़ी संख्या में नए साल के मौके पर लोग दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं और ये सिलसिला आज शुरू हो गया है। अभी से ही भीड़ देखने को मिल रही है और जो अनुमान है उसके मुताबिक और भी संख्या बढ़ेगी आने वाले दिनों में। तो इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से बाहर से आने वाली वाहनों पर रोक लगा दी गई है। नववर्ष को लेकर के भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन जनपद मथुरा में अपेक्षित है। मुख्य मंदिरों पर इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चौराहे तिराहे हैं, इन सभी पर पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ रूट डायवर्जन भी प्लान किया गया है, जैसे कि भारी वाहनों का प्रवेश वृंदावन में वर्जित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा निर्धारित जो ई रिक्शा के मार्ग हैं, उन पर जो पंजीकृत ई रिक्शा है वही चलने दिए जाएंगे। उनके अतिरिक्त कोई भी ई रिक्शा चलता है तो उसे रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की संयुक्त ड्यूटी भी लगाई गई है। शराब पी करके कई बार घटना दुर्घटना हो जाती है और इसके लिए रात्रि में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस, पीएसी, सादे में व एलआईयू को भी सक्रिय रखा गया है ताकि प्रत्येक छोटी से छोटी घटना पर नजर रखी जा सके। और खबर मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र से, जहां ई रिक्शा चालक के साथ बर्बरता का एक मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग युवक ई रिक्शा चालक पर डंडे से ताबड़तोड़ वार करते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी हुई और इसके बाद पुलिस चौकी के पास ही आरोपी ने उस पर जानलेवा हमला कर दी। पीड़ित ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता है। हमले में गंभीर रूप से वो घायल हो गया है। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अब उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और आगे की कार्रवाई वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर
पुलिस के द्वारा की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस ने यह भरोसा दिलाया। रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के खेड़ा टांडा में एक तेज रफ्तार अर्टिगा गाड़ी अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। चालक ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में फंसे एक युवक को मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने भीड़ को संभाला और लोगों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील भी की है। अब तक जो प्रारंभिक जांच हुई है उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गाड़ी की तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग की हिदायत दी है। शाहजहांपुर में शहर के रेस्टोरेंट और कैफे में प्राइवेसी के नाम पर बने बंद केबिन और पदों पर जिला जो पर्दे हैं केबिन और बंद है और वहां उसमें जो पर्दे लगे हैं उस पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी खाने पीने के प्रतिष्ठान में बंद कमरे, केबिन या पर्दों की अनुमति नहीं होगी। जिला सतर्कता समिति की बैठक में डीएम ने कहा कि रेस्टोरेंट और ढाबों की आड़ में गलत गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सभी रेस्टोरेंट, बेकरी और मिठाई की दुकानों के औचक निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। गंदगी, चूहे या कॉकरोच मिलने पर प्रतिष्ठान को तुरंत सील कर दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए 15 जनवरी 2025 तक सीसीटीवी कैमरे और 15 दिन का बैकअप अनिवार्य किया गया है। निरीक्षण में बॉडी वॉर्न कैमरे का उपयोग न करने पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। काफ़ी समय से आ रही हैं कि कैफेज में और रेस्टोरेंट्स में भी कुछ और साइबर कैफे में स्पेशली केबिन बनाए हुए हैं और उनको लॉक करने की व्यवस्था बनाई गई है या पर्दे लगाए हुए हैं, जिससे बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं स्कूल के बच्चों के वहां जाने की और बाकी लोगों के भी बैठ करके वहां असामाजिक कार्यों की बातें आ रही थी। इस पे एक निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है कि अगले एक सप्ताह के अंदर सभी प्रकार के रेस्टोरेंट, कैफे, साइबर कैफे जो भी हैं वो कोई भी केबिन अगर उन्होंने बना रखा है तो उसको हटाएंगे। कोई पर्दा नहीं होगा, कोई दरवाजा नहीं होगा और जो भी रूम होगा उस रूम में जहां पे भी बच्चों के बैठने की या लोगों के बैठने की या साइबर कैफे में कंप्यूटर पर काम करने की व्यवस्था होगी, वहां सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होगी। पार्टीशन हो सकता है लेकिन किसी भी प्रकार का क्लोज इनक्लोजर जो है नहीं होगा। एक सप्ताह का टाइम सभी को दिया जा रहा है, एक नोटिस भी इशू की जा रही है और उसके बाद अगर कहीं पे भी ये पाया जाएगा पूरे जिले में तो उन लोगों के विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। और खबर हाथरस के कोतवाली क्षेत्र की है, जहां के एक गांव लखोपुरा में घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ये लाइन कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पहले भी इस तार की चपेट में आने से महिला की मौत हो चुकी है। घरों के ऊपर से गुजर रही ये लाइन जो हाई टेंशन तार है उससे आए दिन चिंगारी भी निकलती है, जिससे निवासियों में, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनमें भय का माहौल बना रहता है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग में कई बार शिकायतें भी इसको लेकर की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ग्रामीणों ने कहा है कि घर छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा अगर ये हाई टेंशन तार उनके घरों के ऊपर से जो जा रही है उसे नहीं हटाया गया तो। भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है और इस समस्या के समाधान की मांग भी की है। कुछ दिन पहले भी एक यहाँ पे महिला एक की डेथ भी हो चुकी थी और जिससे अभी तक कोई भी कारण नहीं हुआ, जो कि मैंने 3 अक्टूबर 2024 को मैंने ये पत्र दिया था कि थाने में कि बिजली विभाग के खिलाफ
कि FIR लिखवाई थी, वो तहरीर देकर मैं आ गया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी। जहाँ तक कि ये सारे लोग भी मेरे साथ गए थे। आज मैंने विधायक सांसद जी से सबसे कही है, प्रधान से भी कही है, कोई प्रधान नहीं सुनता यहाँ पे, ना ही कोई पत्रकार भी आए थे पहले भी, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज इस सवाल को टाला गया और आप भी इस चीज़ के लिए जनता से पूछ सकते हैं क्या ये इस समस्या से कैसे गुजर रहे हैं। घर के अंदर तक मकान है, कैसे महिलाएं खाना बना रही हैं, क्या कर रही हैं, बाद में बच्चे ऊपर छत पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितना बुरा हाल है तारों का भी। मकानों पर 11,000 की लाइन है। हमने थाने भी तहरीर दी और तुम्हारी जेई साहब को तहरीर दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। और साहब प्रधानमंत्री कही, कोई सुनवाई नहीं हुई और पब्लिक हमारे दिन रोज उल्ट होता रहता है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। हमारा बहुत मजबूरी है, हम उनका कोई समाधान हमारा होना चाहिए। जिला अधिकारी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं कि हमारी लाइन हटके पीछे हो जाए और चाहे हमारी केबिन लग जाए। पीलीभीत के करेली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते सगे भाई ने भाई की हत्या कर दी है। घटना 14 दिसंबर की बताई जा रही है। आरोपी पहले से ही ननिहाल में रह रहा था। उसने अपने भाई को मारकर घर में ही दफना दिया। भाई की लाश 12 दिन बाद मिली। पुलिस ने जमीन से उस लाश को निकाला। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जांच पुलिस कर रही है। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जमीन विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी और डेड बॉडी को जमीन में दफना दिया। पुलिस को इसकी जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस ने जमीन से उस डेड बॉडी को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम कराया। जांच कर रही है पुलिस और आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर दोनों भाइयों में अनबन चल रही थी और उसी को लेकर भाई ने ही भाई की जान ले ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।